हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, एनसीईआरटी के श्रृंखला में आज हम लोग अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हिस्ट्री का है। इसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। देखिए, यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आता है कि अगर पूछा जाए कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी तो 1707 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी, जैसे विभिन्न भागों में क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी। दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और उन्हें यहाँ कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। ठीक है, आगे है। देखिए, एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में देखिए, चित्र में है कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। देखिए, ये बहादुर शाह जफर हैं और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय मुग़ल बादशाह कौन था तो बहादुर शाह जफर था और उन्हें ही इसका नेता माना गया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जफर के सामने मार डाला। ठीक है, देख सकते हैं, ये उस समय की तस्वीर है। अब है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ठीक है, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर कब मिला था तो याद रखना है 1600 ईस्वी में। ठीक है, इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां बस सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पूरे व्यापारिक अधिकार मिले थे, तो कोई दूसरी कंपनी आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें कोई प्रतिस्पर्धा का भय भी नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकते थे। अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तो वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते थे। आगे है, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट से छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर, यहाँ पर याद रखना है, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। ठीक है, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली के खोजी यात्री वास्को डिगामा, याद रखना है, कौन था, पुर्तगाली के खोजी यात्री वास्को डिगामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुँचने में के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। अब ये क्वेश्चन बनता है कि मतलब पहली बार भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग का पता कौन लगाया था, तो पुर्तगाल का यात्री वास्को डिगामा। कितना ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। फिर आगे है, 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर से व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए थे।
ठीक है। अब आगे है, ये समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, याद रखना है कौन सा, बारीक सूती कपड़े, रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। और किसका, बारीक सूती कपड़े और रेशम की, किसकी, रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। ठीक है। यूरोपीय व्यापारी कंपनी के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर डालें। ठीक है। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। अब आगे हैं, रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों की किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिश के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे थे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब है, आइए देखें यह कैसे हुआ। ठीक है। अब है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। देखिए कैसे शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई थी। अब आपको याद रखना है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब स्टार्ट की गई थी, तो 1651 में। कहाँ पे, तो हुगली नदी के किनारे शुरू की गई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, किसको फैक्टर बोला जाता था, तो व्यापारी सबको जो कि कंपनी चलाते थे। फिर है, इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। फिर 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बना। ठीक है, आपको ध्यान रखना, पहले इस कोलकाता का नाम था कालीकता। ठीक है, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। ठीक है, उसके बाद कंपनी ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पे व्यापार चलाते हैं उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली में बहुत कमी हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों न करते। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ये है मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र। कब का है, 1867 ईस्वी का ये चित्र है, देख सकते हैं आप लोग। अब है, देखिए ये रॉबर्ट क्लाइव का फ़ोटो है जो कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं कंपनी के। और चलिए आगे देखते हैं। व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरे क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले बने थे कौन, मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अलीवर्दी खां और उनके बाद कौन बने थे, सिराजुद्दौला। इनके मरने के बाद तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ये पूछा जा सकता है कहीं पे भी क्रम वाइज की इसके बाद कौन बने थे, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद है
ये शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना मांगे उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसर ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। आगे है, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। उसके बाद है, ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकराव की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। चलिए अब देखते हैं प्लासी का युद्ध। अब है प्लासी का युद्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध इसको माना जा सकता है, क्योंकि यहीं से अंग्रेज़ों की भारत पे जो पकड़ है वो मजबूत होती चली गई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है कठपुतली। कठपुतली का अर्थ यहाँ दिया हुआ है, देखिए। यह एक खिलौना होता है जिससे आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है उसे मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये लोग ये समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलाबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम में ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेर लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कोलकाता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। चलिए एक फैक्ट जानते हैं। क्या आप जानते हैं, देखिए एक फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। क्या आप जानते थे कि प्लासी का यह नाम किस कारण पड़ा, किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों, ध्यान रखना, पलास के फूलों के कारण कहा जाता है। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी के सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उनके सेनापतियों में से एक मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एक फ़ोटो दिया गया है, देख सकते हैं। ये सिराजुद्दौला का फ़ोटो है। ये जो फ़ोटो है महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। ठीक है, अब है इसमें देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। अब है संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पीट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता में यह चिट्ठी भेजी थी,
देखिए इसमें क्या लिखा था लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इस समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि आप सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। ठीक है, अब आगे देखिए। अब है प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली जीत थी। आपको ध्यान रखना है क्या, पहली जीत थी प्लासी का जंग, इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, ठीक है, और मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है, सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में मारे जाते हैं, उसके बाद और फिर मीर जाफ़र को उसके बाद नवाब बनाया जाता है। कंपनी अभी भी शासन जिम्मेवारी संभालने को तैयार नहीं थे। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो उसे पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। ठीक है, जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। देखिए, पहले प्लासी का लड़ाई हुआ था 1757 में, और फिर कब हुआ, बक्सर की लड़ाई हुआ था किससे, 1764 में किससे हुआ था, तो ये मीर कासिम से। और प्लासी की लड़ाई के समय सिराजुद्दौला मुग़ल बादशाह था, और इस समय मीर कासिम, ठीक है, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और फिर मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया, बंगाल का नवाब। सॉरी, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, गलती से। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहते थे। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, अब है आखिरकार 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर सीधा नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन में सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकती थी, अपनी फौज को संभाल सकती थी और कोलकाता में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। ठीक है, अब है नवाब की शिकायतें। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ा सा ज़मीन दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने
मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1 लाख रुपये राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। अब है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब, ये इंग्लिश में नवाब को नवाब बोलते थे, इसीलिए ये दिया गया है। अब है नवाब बनने का क्या मतलब था। इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद लॉर्ड क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया तो उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से तो बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस गवर्नर ने आत्महत्या कर ली थी, तो आपको पता होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर है कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहाँ के लोग नवाब कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? नवाब। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था, लेकिन उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोग के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब है कंपनी का फैलता शासन। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। क्लाइव खुद को कैसे देखता था। ठीक है, संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए ही खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि उस समय बंगाल कितना अमीर था। अब देखिए, अब है कंपनी का फैलता शासन। यहाँ से देखते हैं। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। ठीक है, उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर
राज्यों के भीतरी मामले में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। ठीक है, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेते थे। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 में था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। अब यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है, देखिए क्या है चित्र में। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला टीली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र। कब का है? 1772 का। बक्सर की लड़ाई के बाद उन संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब है रेजिडेंट की क्या ताकत होती थी। ठीक है, चलिए देखते हैं रेजिडेंट की क्या ताकत होती थी। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था। देखिए क्या कहा था। जेम्स मिल ने बोला था कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल ज़्यादा पैदा हो जाती है। लेकिन निषेधाज्ञा यानी कि निर्देश और अधीनस्थता का अर्थ होता है दब्बूपन। अब है टीपू सुल्तान सेड़े मैसूर। ठीक है, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैन्य टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। देखिए ये टीपू सुल्तान का फोटो है। अब है हैदर अली। शासनकाल 1761 से 1782 तक, जब तक वो जिंदा थे तब तक, 1782। और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799। इनकी भी मृत्यु 1799 में हो गई थी। चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देखिए पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर के रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदते थे। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया था। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, अब ये देखिए फोटो है। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये जो है डेनियल आर्म द्वारा। ये कब का है? 1793 का फोटो है। कंपनी के फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी के संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दोनों बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्य की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिनमें अंग्रेज़ों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे है सुल्तान के
इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। कब मारे गए थे? 1799 में। मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि भी थोप दी गई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है टीपू सुल्तान की कहानियाँ। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जा सकता है कि एक बार वे फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ही ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद में उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। देखिए चित्र 10, टीपू सुल्तान का खिलौना शेर। यह टीपू की एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। अब आगे है मराठों से लड़ाई। 18वीं सदी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठा का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इस राज्य की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी कि सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी कि राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धाओं और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जों में आ गए। अंततः 1817 से 1819 तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे है सर्वोच्चता का दावा। अब है सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में है, के छोटे से राज्य को कब्जा में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने
हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चिन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायण्णा ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। देखिए ये रानी चिन्नम्मा, देख सकते हैं ये रानी चिन्नम्मा के कित्तूर की रानी चिन्नम्मा की मूर्ति है और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का है। चलिए आगे देखते हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूस के प्रभाव से डरी हुई थी। कंपनी को यह भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत की वो अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत में भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी, जहां महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अब इसके बाद है विलय की नीति। अब है विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848-1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सतारा कब? 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और लास्ट में है कौन? झांसी 1854 में अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई थी। अब आगे देखिए, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले गया था। सबसे लास्ट में कहाँ गया था? किससे लिया था? अवध को 1856 में। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मंजूर हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि किस प्रदेश को कुशासन के आधार पे कब्जा कर लिया गया था? तो इसका आंसर होगा क्या? अवध। अवध को कुशासन के आधार पर कब्जा कर लिया गया था। अपने प्रिय पुत्र नवाब को इस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में अपने प्रिय नवाब को इस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 की महान विद्रोह में शामिल हो गए। अब आगे देखिए ये कौन है? संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र है। ठीक है, अब आगे देखिए 1797 में भारत का नक्शा है, फिर यही 1840 में भी है। इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये जो पीला कलर है वो ब्रिटिश शासन के अधीन है और जो थोड़ा सा ग्रे कलर में है, मतलब रेड का ग्रे है थोड़ा सा, वो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे जो क्षेत्र, उसका दिया हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाहौर हो गया, दिल्ली, लखनऊ, बड़ौदा, बम्बई, पूना, गोवा, हैदराबाद, ये सब नहीं थे। सिर्फ यहाँ पे कोलकाता और बनारस का कुछ क्षेत्र था। यहाँ पे मद्रास था और इस साइड से था। और उसके बाद देख सकते हैं 1840 में बहुत सारा हिस्सा पीला हो गया, जिसमें बनारस, कलकत्ता, यहाँ पे दिल्ली वाला भाग, ठीक है, मद्रास का ये पूरा इलाका सब अंग्रेज़ के कब्जे में चले गए थे।
फिर देखिए ये है 1857। 1857 में देख सकते हैं ये सारा भाग, लाहौर यहाँ तक कि लाहौर सब सारा चला गया था। उसके बाद मद्रास भी, यहाँ पे पूना, बम्बई, ये इलाका भी चले गए थे। फिर आगे हैं नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1885 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बल्कि बम्बई, मद्रास से में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही आती थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। अब देखिए ये काजी और मुफ्ती क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। काजी एक न्यायाधीश होता था और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। फिर है महाभियोग। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद की ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। इसे ही महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये प्रसिद्ध चित्र है। वारेन हेस्टिंग पर जब मुकदमा चला था, ये आरजी पोलार्ड द्वारा चित्रित 1789 में। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला। ठीक है, आगे देखिए। फिर अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय हिंदू कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हाल्वेड ने इस संकलन का अंग्रेजी रूप में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1774 में की गई थी, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, आगे है भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम क्या होता था, लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यकाल कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का एक नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। ठीक है, अब आगे है कंपनी की फौज। देखिए कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी कि घोड़े पर चलने वाला प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। ठीक है, आगे है 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें
पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोए, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना था, यानी कि आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ाई लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी कि तोड़दार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है धर्मशास्त्र। संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 ईसा वर्ष से पहले लिखे गए थे। फिर सवार यानी कि घुड़सवार, फिर मस्केट, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, फिर मैचलॉक, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ देखिए सिपोए, जो कि भारतीय शब्द में सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, तो आगे देखते हैं। 1820 के दशक जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलती गई, सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र से भी लड़ रही थी, जहां सिपाही मस्केट यानी कि तोड़दार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखलाई देता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है, पहले वो देख लेते हैं क्या है। देखिए, ये चित्र में है कंपनी के काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1780 में। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। देखिए, फोटो देख सकते हैं आप लोग। अब है निष्कर्ष। देखिए, इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकों के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे थे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। ठीक है, कब तक? 1857 तक। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ठीक है, अब आगे देखिए। अब है अन्यत्र। क्या है अन्यत्र? देखिए, दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्दी दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचे जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी।
1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। देखिए उन्होंने क्या कहा, यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री, दास और उनके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शक के चेहरे पर हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। ठीक है, यह है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया। आगे है, ठीक है, यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।